रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फूले, राजा राम मोहन जैसे महान विचारक, समाज सुधारक और नेत्री ने जब समाज में महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी शोषण और समस्याओं से देखा तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाया, आज़ादी की लड़ाई में आवाज़ उठाया और कहीं न कहीं देश के बदलते परिदृश्य में महिलाओं को योगदान और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज़ादी के बाद जो परिवर्तन होना चाहिए था, समाज में महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं दीपक कश्यप आप लोग के बीच में लाया हूँ महिला आरक्षण से संबंधित जो मुद्दे चल रहे हैं, उससे हम जो ज़रूरी प्रावधान है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण, तो आज अभी आप देख रहे होंगे कुछ समय पहले, 1-2-4 दिन पहले मीडिया में आप देखे होंगे कि संसद द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा एक बिल पास किया गया, 128वां बिल, जिसको महिला रिजर्वेशन बिल कहा जाता है। इसके प्रावधान ये हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में, यानी कि संसद जो लोकसभा में आपका 33% रिजर्वेशन और राज्य की विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए सुरक्षित और सीट रिजर्व किया जाएगा। तो ऐसे में प्रश्न हम ये उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें संसद में इस प्रकार का बिल लाया गया। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आंकड़े। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, 2011 की बात करें कि जो 2011 की जनगणना हुआ था, उसके अनुसार महिलाओं की संख्या कितना है और उनका प्रतिनिधित्व कितना है संसद में एवं अन्य क्षेत्रों में, तो इसमें हम काफ़ी गैप देखेंगे। तो इस पूरे मुद्दे को हम आसानी से आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और आपके जो क्वेश्चन बनेंगे और जो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अगर हम ये बात करते हैं इस बिल की कि ये बिल है क्या, तो ये बिल जो है महिला आरक्षण है, जो 128वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है, जो लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें रिजर्व करती है। महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर आपसे ये प्रश्न, अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो बिल के प्रावधान है, यानी कि जो महिला रिजर्वेशन है, ये कब से लागू होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ये लागू होगा 2029 के चुनाव के बाद 2029 का जो चुनाव होगा, 2029 के बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसके पश्चात किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा या फिर पुनः कोई कहीं पे लोकसभा का चुनाव होगा, तो वहाँ पे 33% सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है। और इसके लिए कुछ शर्त ये है कि इसके बाद, यानी कि कोई जब फ्रेश यानी कि नई जनगणना आएगी, जैसे कि अभी 2021 का जो जनगणना वो डिले हो गया, लेट हो गया कोरोना एवं अन्य कारणों की वजह से, इसके बाद अगर कोई नई जनगणना आती है या 2021 का या फिर कोई अन्य ही, तो उसके आधार पर सीटों का पुनः बंटवारा होगा, यानी परसीमन होगा। यानी परसीमन मतलब होता क्या है कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जनसंख्या और आबादी के हिसाब से लोकसभा, विधानसभा यानी क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का आवंटन, सीटों के सीमाओं का निर्धारण, उसको परसीमन कहते हैं। यानी कि 2029 के चुनाव के पश्चात जो नई जनगणना आई रहेगी, उसके आधार पर इस भारत क्षेत्र के सभी राज्यों और विधानसभाओं के राज्य की विधानसभा एवं लोकसभा का परसीमन होगा, यानी सीटों का डिलिमिटेशन होगा। उसके पश्चात इन महिलाओं को सीट लोकसभा में और विधानसभा में रिजर्व कर दी जाएगी। तो ये तो हो गया इसके प्रावधान। अब इसमें हम इसका विरोध और पक्ष विपक्ष दोनों समझेंगे। तो अगर हम ये पहला टॉपिक अगर हम ये देखेंगे कि इस आरक्षण की जरूरत क्यों है, इस आरक्षण की जरूरत क्यों, तो देखिए अगर हम ये मुद्दा देखेंगे कि भाई आरक्षण की जरूरत क्यों है, तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की, तो 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग पुरुष की जो संख्या है अगर 1000 है
तो महिला की संख्या 943, महिला की संख्या 943। लगभग जो रेशियो है आपका 10:9.5 ये रेशियो है। लेकिन समस्या क्या हो गया है, इतना जनसंख्या महिलाओं का होने के पश्चात महिलाओं का जो संसद में जो प्रतिनिधित्व है तो लोकसभा में सिर्फ 15% और राज्यसभा में सिर्फ 14%। ये महिलाओं का नेतृत्व है। उसके बाद अगर आप एक सर्वे और देखते हैं, नेशन 2021 का नेशन फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट देखेंगे, उसके अनुसार जो महिलाओं की जो जीत कर आए हैं, जो महिलाएं जीत कर आई हैं, उसमें एक सर्वे ये भी देखा गया कि जो संपन्न महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, वही संसद तक पहुंच आई हैं। तो कहीं न कहीं वो महिलाएं जो अपने समाज का नेतृत्व कर सकती हैं और एक इकोनॉमिकली वो वीक हैं या फिर सोशली वीक हैं, उनको भी ये मौका दोबारा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भैया ठीक है आप आरक्षण ला रहे हैं, लेकिन आरक्षण है क्या और ये प्रावधान क्या है, कब तक क्या आरक्षण आप आजीवन दे दिए? नहीं। तो पहला इसमें आप ये याद कर लीजिए कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है 128वें संविधान संशोधन के माध्यम से, वो सिर्फ 15 साल के दिया जा रहा है। तो अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो महिला रिजर्वेशन बिल के जो प्रावधान है उसके अनुसार महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण के जो प्रावधान कितने वर्षों के लिए है। तो इसमें तो अभी शुरुआती दौर में 15 वर्ष के लिए किया गया है, लेकिन इसके पश्चात अगर संसद द्वारा कोई बिल इससे संबंधित पास नहीं होता तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें आप एक नोट डाउन कर लेते हैं कि 15 वर्षों के लिए आरक्षण है, 15 वर्षों के लिए। अब थोड़ा सा आप इसमें आप ये समझ लेते हैं कि आरक्षण है क्या। कभी कभी लोग समझते हैं कि भाई आरक्षण एक तरीके से लॉलीपॉप है जो समाज में विषमताएं पैदा करता है। तो आरक्षण समझ लीजिए, आरक्षण है क्या। देखिए, आरक्षण दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजेंटल, जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इसको हॉरिजेंटल को ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब देखिए ऊर्ध्वाधर को समझ लीजिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया जनरल, ठीक है, ये ओबीसी हो गया, ये एससी हो गया, ये एसटी हो गया। अब ये जो अगर आप एकेडमिक स्तर पे अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो एडमिशन वगैरह मिलते हैं, जॉब वगैरह मिलते हैं, तो उसमें अगर एसटी कैंडिडेट का जो मेरिट होता है, अगर उसका मेरिट जनरल के अकॉर्डिंग आ जाता है तो वो जनरल में भी जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ओबीसी में जा सकता है, एससी में मतलब कि अगर एसटी का जो मेरिट है अगर वो जनरल के हिसाब से आ गया तो वो जनरल में भी फाइट कर सकता है अपने सीट की, यानी कि वो अपनी कक्षा से निकलकर अन्य कक्षा में भी जा सकता है। लेकिन जैसे कि ये हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल एक ही डब्बे में, यानी कि एक ही पद में, यानी एक ही स्थान पे ही एक हॉरिजेंटल एक क्षैतिज दिशा में उसको आरक्षण मिलता है। ठीक है, ये तो आरक्षण समझ लिए। दूसरा चीज़ है कि आरक्षण का प्रावधान पहले से ही क्यों है, आरक्षण का मतलब क्या है। जैसे कि देखिए अब आरक्षण समझ लीजिए, आरक्षण उनको दिया जाता है जिनको एक ऐतिहासिक कालक्रम में कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव की पूर्ति के लिए आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण न कि आर्थिक स्थिति बदलने के लिए होता है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन होता है। आर्थिक स्थिति परिवर्तन के लिए मनरेगा जैसे स्कीम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण है वो सामाजिक स्थिति में बदलाव करने के लिए होता है। जैसे कि आरक्षण में अगर मान लीजिए किसी एक, अब आरक्षण को के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि आरक्षण कैसे हमारे लिए वरदान और कैसे हमारे लिए अभिशाप बनता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है, इस परिवार की क्षमता जो है 1 लीटर दूध की है, 1 लीटर दूध की है, इनके 2 बच्चे हैं,
एक्स और वाई। अब इनके पास अगर 1 लीटर दूध की क्षमता है तो न्याय तर्क के हिसाब से आधा लीटर इनको मिलना चाहिए और आधा लीटर इनको मिलना चाहिए पीने के लिए। लेकिन किसी भी समस्या की वजह से वाई को समस्या ये आ गया कि ये बीमार हो गए। अब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनको अब ज़रूरत है 1 लीटर दूध की। परिवार की क्षमता 1 लीटर ही सिर्फ है, तो परिवार की जिम्मेदारी ये होता है कि जो ये संपन्न है, ये स्वस्थ हैं, इनके हिस्से का जो दूध है उनको 1 लीटर इनको दे दिया जाए, जिससे इन दोनों के में जो विपन्नता है, जो समानता नहीं है, जो असमानता है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये होता है आरक्षण के प्रावधान के आरक्षण दिया क्यों जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण के प्रावधान है उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए देखेंगे लोकसभा में जो एससी के लिए आरक्षण है उसके अनुसार 184 सीट है। ठीक है, और नहीं सॉरी सिर्फ 84 सीट है, और एसटी के लिए 47 सीट है। ठीक है, और उसके बाद जो सामान्य सीट है लगभग 410 है। अब ध्यान देंगे आप लोग, जो महिला आरक्षण के जो बिल आए हैं, यानी कि जो 33% महिलाओं के आरक्षण की बात है, तो इसमें जो 33% महिलाओं के आरक्षण की बात है, तो जो एससी कैंडिडेट होंगे, यानी कि अलग से किसी को 33% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए जो एससी के आपके 84 हैं, एसटी के 47 हैं, और वो जनरल के 410 हैं, तो इन सबको अपने अपने कोटा में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये तो हम समझ लिए रिजर्वेशन का फॉर्मूला। अब इसमें हम समझते हैं कि क्या लोकसभा के साथ राज्यसभा में आरक्षण के प्रावधान हैं। लोकसभा के साथ राज्यसभा में, तो अगर आपसे वनडे एग्जाम में पूछ लेगा कि महिला आरक्षण में क्या राज्यसभा में भी आरक्षण है, तो उसमें आप टिक लगाएंगे नहीं, लोकसभा में है, विधानसभा में है, और विधान परिषद में, यानी कि जिन राज्यों में द्विसदनात्मक सदन होते हैं उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पर्पस से आप ये समझ लिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि इसकी हिस्ट्री को पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें आरक्षण कैसे कैसे मिला, और इसमें ऐतिहासिक क्या प्रावधान, ऐतिहासिक किस प्रकार से हम यात्रा किए हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे, और इसके चैलेंजेस की बात करते हैं। तो अगर हम चैलेंज की बात करें कि अगर ये जो महिला आरक्षण जो 128वां संविधान संशोधन है, जिसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, ये जब एक्ट अधिनियम बन जाएगा तो इसको लागू करने में समस्या क्या होती है। जो 2 चैलेंज बेसिक रूप से आएंगे। पहला चैलेंज है सरपंच पति वाला, सरपंच पति। जैसे कि आप स्थानीय चुनाव में देखते होंगे कि स्थानीय चुनाव में जो लोकल बॉडी है उसमें 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया जा चुका है। लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि जब किसी भी सीट को महिला के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और वहाँ पे पहले से कोई पुरुष उस सीट को रिझाने के लिए, जीतने के लिए प्रयास करता रहता है, तो वो अपनी पत्नी या माता को एक महिला कैंडिडेट एक कठपुतली के रूप में प्रस्तुत कर देता है, और स्वयं पूरे सरपंच का, पूरे मुखिया का कार्य वो स्वयं करता है, और अपनी पत्नी या माता को एक मोहर की तरह इस्तेमाल करता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये आ जाएगी कि जो हम स्थानीय चुनाव में जो देखते हैं, क्या वैसे ही समस्याएं आएंगी। महिलाओं को सांसद तो बना दिया जाएगा, विधायक बना दिया जाएगा, क्या उनके पुत्र और पति विधायिका निभाएंगे या फिर संसदीय निभाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा चुनौती सबसे बड़ी है स्वीकार्यता की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे कि मान लीजिए समाज जो पितृसत्तात्मक समाज है,
पितृसत्तात्मक समाज है, तो क्या किसी विधानसभा की जो जनता है, क्या वहाँ की जो जनता है महिला की संप्रभुता यानी कि महिला का नेतृत्व क्या स्वीकार करेगी? तो ऐसे में सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि समाज के रूप में जो ज़मीनी स्तर पे जो समाज स्वीकार करेगा कि नहीं, हम महिला का प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं, महिला के ही नेतृत्व में विकास करेंगे, तो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या आएगी समाज के लिए कि क्या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की विधानसभा के लोग, वहाँ के संसदीय क्षेत्र के लोग की महिला के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि भाई महिला आरक्षण को लेकर या फिर महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसका टाइमलाइन क्या है, क्या आज़ादी के बाद से इसमें कोई संवैधानिक विकास हुआ कि नहीं, संवैधानिक यात्रा में हम किस प्रकार से इस पॉइंट तक पहुँचे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो संविधान सभा यानी कि 20 जुलाई 1947 में रेणुका राय जी ने 20 जुलाई 1947 में रेणुका राय जी ने ये अपना वक्तव्य ये दिया था संविधान सभा में कि वहाँ पे भी ये मुद्दा हुआ था जैसे कि SC ST जनरल और SC ST और OBC के लिए जब आरक्षण के बातें वो डिस्कस हो रहा था, संविधान सभा में चर्चा हो रहा था, तो महिलाओं के आरक्षण के लिए भी चर्चाएं वहाँ पे हुआ। तो रेणुका राय जी ने अपना ये वक्तव्य ये दिया था कि अगर महिलाओं को आप कोई आरक्षण दे देते हैं या फिर लोकसभा या विधानसभा में सीटें रिजर्व कर देते हैं तो महिला सिर्फ उतने ही सीट तक सीमित हो जाएंगी। तो इसलिए रेणुका राय ने यह कहा था कि नहीं, महिलाएं अपने दम पे अपने नेतृत्व में समाज में बदलाव लाएंगी और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करके अपने अधिकार की प्राप्ति करेंगी। लेकिन आज़ादी के बाद पितृसत्तात्मक समाज अपने रूढ़िवादी विचारधारा के कारण महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और कहीं न कहीं देश के पिछड़ेपन में देश का जो जिस तेजी से प्रगति और विकास नहीं हो पा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिला। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे प्रयास हुआ। तो ये जो स्टार्ट होता है 1971 में। 1971 में यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की घोषणा की 1975 में। तो 1971 में इन्होंने भारत सरकार से ये कहा कि एक काम करिए भैया, आप अपने देश का आपके देश में जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं का जो स्टेटस है उसके बारे में हमें अवगत कराइए, क्योंकि हम 1975 में यहाँ पे 1975 में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने वाले हैं। तो ये तो था शुरुआत, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें ठीक है। तो उसके बाद 1975 में एक एजुकेशन सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई 1975 में। ध्यान दीजिए, इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि हमारी पिछली सरकारों ने क्या प्रयास किए और आज वर्तमान की सरकार ने क्या प्रयास किए। तो ऐसे में कभी आप राजनीतिक डिबेट से में जो रूढ़िवादिता से या फिर अतार्किकता से बच सकते हैं। तो ये पूरा लास्ट तक देखेंगे। 1975 में जो है एजुकेशन सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एजुकेशन सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री इन्होंने एक कमेटी बनाई और इनका जो मुख्य सदस्य थे बीना मजूमदार। इन्होंने कमेटी बनाई, मुख्य सदस्य बीना मजूमदार, ठीक है। इन्होंने कमेटी बनाई। अब बीना मजूमदार के जो नेतृत्व में जो कमेटी कार्य कर रही थी और ये कार्य ये कर रहे थे कि भाई इंडिया में महिलाओं का स्टेटस क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनका इकोनॉमिकल स्थिति क्या है, सोशल स्थिति क्या है, ये सब पता करने के लिए ये कमेटी वर्क करने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आज में वही कमेटी आज इंडिया में आज वही कमेटी सेंटर वुमेन डेवलपमेंट जो है दिल्ली में काम कर रही है, ठीक है। तो भैया इसने जो कमेटी था इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि भैया
भारत में जो है महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है, महिला की जो स्थिति है खराब है, असमानता है, असमानता है, पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। और महिलाओं के विकास में, मतलब देश के विकास में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। साक्षरता दर कम है, तमाम लगभग 153 उसमें जो सुझाव है रिपोर्ट में इन्होंने दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अब एक तरीके से आपके सामने आपका ही रिपोर्ट आ जाए जिसमें आपकी स्थिति खराब हो, तो आपके सामने एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसमें परिवर्तन और बदलाव लाएं। तो ऐसे में देश भारत के प्रति भी, भारत को भी एक मांग होने लगी कि भाई कुछ किया जाए महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। तो उसके बाद जो अन्य सरकारें आईं वो भी अपना किए। तो उसके बाद जो यात्रा होता है, जो संवैधानिक यात्रा होता है महिलाओं के स्थिति में बदलाव करने के लिए, 1987 में राजीव गांधी की सरकार आती है। 1987 में राजीव गांधी की सरकार रहती है। राजीव गांधी की सरकार रहती है 1987 में। तो ये क्या करते हैं कि भाई 14 मेंबरों की एक कमेटी बनाते हैं, ठीक है। 14 मेंबरों की एक कमेटी बनाते हैं और एक केंद्रीय मंत्री मैंगलंग अलेवा केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में इस वो कमेटी वर्क करती है। और ये कमेटी जो है एक तरीके से नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 से 2000 तक वर्क किए और इन्होंने लगभग 353 सुझाव दिए, 353 समय समय पे सुझाव दिए, ठीक है। और उसमें से जो सबसे बड़ा सुझाव ये था कि भैया महिला अब तक देश ने, यानी कि देश की संसद ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए, सशक्तिकरण के लिए किसी भी प्रकार की संवैधानिक कार्रवाई या संवैधानिक उपाय नहीं किया है, ठीक है। तो उसमें से एक 253 सुझाव में से एक सुझाव ये था कि महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। एक ये सुझाव था जो राजीव गांधी के द्वारा जो 14 मेंबर की जो समिति बनाई गई थी, उसमें से एक सुझाव ये था कि भैया महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अब इसी आरक्षण मुद्दे को ध्यान देंगे आप लोग, इसी आरक्षण मुद्दे को सरकार लाती है अपने बिल में। किस प्रकार से 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, नरसिम्हा राव की सरकार रहती है, नरसिम्हा राव की सरकार रहती है। और ये एक बहुत बड़ा पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय चुनाव जिसमें नगर पालिका होते हैं और पंचायती राज व्यवस्था होती है, 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। तो जब वो बिल लोगों के सामने जनता के सामने, संसद के सामने इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसमें ये कहा गया कि भैया ऐसा है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे 33% आरक्षण देंगे, ठीक है। और वो आरक्षण देखेंगे कैसे होगा, वो आरक्षण ये होगा कि हम 20 राज्यों में तो 33% आरक्षण, मतलब सभी राज्यों में तो 33% आरक्षण मतलब कि परमानेंट करते हैं कि 33% रिजर्वेशन आपको देना ही है। उसके अलावा 20 राज्य आपके ऐसे हैं जहां पे 33% से ज़्यादा आरक्षण है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं बिहार में स्थानीय चुनाव में 50% आरक्षण है। और ये ऐसा किया क्यों गया कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था, यानी कि गांधी जी का भी ये मानना था कि अगर वास्तविक बदलाव करना है समाज में, देश में की प्रगति का वास्तविक बदलाव करना है, तो जो प्रशासनिक स्तर है, जो प्रशासनिक स्तर है, वो बदलाव गांव से होना चाहिए, ठीक है। लोगों के हाथ में शासन रहना चाहिए, जनता के हाथ में शासन रहना चाहिए। तो जनता के हाथ में शासन स्थानीय जो निकाय होता है, जो स्थानीय प्रशासन होता है, उसके माध्यम से आया, जैसे कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका। तो इसमें 33% आरक्षण नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कन्फर्म कर दिया, जो कहीं न कहीं एक मील का पत्थर था महिलाओं के आरक्षण के लिए। सबसे संवैधानिक और प्रथम प्रयास जिसमें से बहुत सी महिलाओं की उन्नति हुआ। हालांकि सरपंच पतियों का संख्या ज़्यादा बढ़ गया,
कहीं न कहीं महिलाओं को एक कठपुतली के रूप में बनाया गया। वो उसका कारण ये था कि महिला अभी भी सशक्त नहीं थी, अपने अधिकार नहीं कर पा रही थी। कहीं न कहीं वो परिवार में पति या पिता या फिर पुत्र के अंतर्गत ही कार्य करती थी। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद जब ये 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जब आरक्षण की बात की गई, उसके बाद 1996 में देवगौड़ा की सरकार आती है। 1996 में देवगौड़ा की सरकार आती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब जब महिलाओं के आरक्षण की बात बहुत तेजी से होने लगी, बहुत मांग होने लगी, तो ये एक बिल लाते हैं। इसमें कहते हैं 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। अब इसका ये जो है जनता के वो संसद में इंट्रोड्यूस करते हैं कि भैया महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम एक बिल ला रहे हैं जिसमें महिलाओं को हम 33% रिजर्वेशन देंगे। तो जो आज ये 33% रिजर्वेशन मिला है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि देवगौड़ा की सरकार ने 33% रिजर्वेशन देने के लिए 21वां संविधान संशोधन संसद के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन उसमें समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि इस देवगौड़ा की सरकार में या उस समय जितने भी संसद में सांसद थे, जितने ओबीसी थे, उन्होंने ये कहा कि भैया जो आप 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, उनमें ओबीसी आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए। ध्यान दें, इस मुद्दे को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी से राजनीति का हिस्सा बना हुआ है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को तेज़ी से समझेंगे कि इसमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया गया और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कितना तक प्रासंगिक है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि भैया 33% आरक्षण में महिलाओं को भी मतलब ओबीसी आरक्षण को भी मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसमें, तो ये हो गया। तो उसके बाद ये जो 21वां संविधान संशोधन था, बिल था, वो फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद एक यूनाइटेड फ्रंट कोलाइन, ये एक ऐसा ग्रुप था जो देवगौड़ा की सरकार को समर्थन किया हुआ था। अब देखिए, ये ओबीसी का ग्रुप था, ओबीसी का, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह यादव। देखिए, ओबीसी की लड़ाई के लिए कौन कौन सी पार्टियां ज़्यादा प्रमुख थी? समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी था, ठीक है, प्लस नीतीश यादव। ठीक है, ये मुख्य रूप से यूनाइटेड फ्रंट कोलाइन के ये सदस्य थे जिनके समर्थक से देवगौड़ा की सरकार चल रही थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं कि आप ओबीसी आरक्षण के लिए भी कोई प्रावधान लाइए। तो इन्होंने क्या किया, देवगौड़ा की सरकार ने इस बिल को जो है सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। ठीक है, सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। अब सिलेक्ट कमेटी की जो पास भेजा गया, तो सिलेक्ट कमेटी में जो 21 सदस्य थे, और 21 सदस्य में आप विश्वास नहीं करेंगे, ममता बनर्जी थी, स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज थी, ठीक है, नीतीश कुमार यादव थे, मुलायम यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे। इस प्रकार से जो उस समय के जो प्रमुख ओबीसी नेता थे और प्रमुख महिला नेत्री थी, तो ऐसे लोगों को इस सिलेक्ट कमेटी का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद जो ये सिलेक्ट कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें ममता बनर्जी, सुषमा स्वराज, नीतीश कुमार यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग सब थे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो इन्होंने इस जो सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आया, जो सबके सामने जो रिपोर्ट आया, तो उसमें यह कहा गया कि भैया ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और इसमें जो नीतीश कुमार का जो तर्क था, बहुत लॉजिकल तर्क था, इस तर्क को समझिए। उन्होंने ये कहा कि भैया क्यों मिलना चाहिए, तो सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने ये कहा कि यदि संसद में 39 सांसद हैं,
39 सांसद हैं अगर संसद में, तो 39 सांसद में से सिर्फ चार सांसद ओबीसी के हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 4 सांसद ओबीसी के हैं, तो ऐसे में महिलाओं को, यानी कि जो जिस टाइम देवगौड़ा की सरकार थी तो 39 महिलाएं सिर्फ थीं, 39 महिलाएं वहाँ पे इस समय सांसद थी पूरे सरकार की और संसद में मिलाकर, उसमें से सिर्फ 4 महिला जो हैं ओबीसी से थी। तो उन्होंने जो ये तर्क दिया कि भैया अगर महिलाओं को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं और उसमें सिर्फ एक पक्ष की, यानी कि एक वर्ग की महिलाओं को ही रिजर्वेशन का लाभ मिले, तो कहीं न कहीं अतार्किक होगा। कहीं न कहीं ये देखिए भारत में लगभग केंद्र के स्तर पे लोगों का कहना है और पुरानी जनगणना के हिसाब से लगभग 60 से 74% जो है ओबीसी की जनसंख्या है। तो ऐसे में एक बहुत वर्ग जो है अछूता रह जाएगा इस सुविधा से लाभ लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देवगौड़ा की सरकार चली जाती है और ये जो बिल होता है ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद गुलजार जी की सरकार आती है 16 मई 1997 को। 16 मई 1997 को फिर इनको द्वारा, गुलजार जी के द्वारा, गुलजार सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो बिल हैं लाए जाते हैं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाए। उसमें सबसे ज़्यादा इस बिल का विरोध करने वाले कोई थे तो नीतीश कुमार यादव थे, जेडीयू के प्रमुख नेता नीतीश कुमार यादव। और उस प्रकार के जो संसद के बाहर से जो विरोध हो रहा था, मुलायम सिंह यादव की तरफ से हो रहा था, लालू प्रसाद यादव की तरफ से हो रहा था, तो सबसे जो प्रमुख प्रखर नेता थे जो इस बिल का विरोध करते थे नीतीश कुमार यादव थे। उनका कहना तर्क ये था कि ठीक है आप महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमें महिला रिजर्वेशन से किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन महिला रिजर्वेशन में ओबीसी कोटा को भी उसमें फिल करिए। तो ये फिर गुलजार जी ने जो 16 मई 1997 का जो बिल लाया था, उसके बाद ये बिल भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के ऊपर भी एक दबाव था कि कहीं ना कहीं भाई महिला आरक्षण के लिए, क्योंकि उस समय के एक प्रमुख मुद्दा बन गया था, महिला आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। और जो भी सरकारें आती थी वो वादा करते थे कि हम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी एक प्रकार का एक दबाव था कि महिला आरक्षण से संबंधित कोई बिल लाएगा। उस अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो एक ड्रामा भी हो गया था कि भाई किस प्रकार से संसद में इस प्रकार का विरोध हुआ। ड्रामा क्या हो गया था कि उस टाइम के जो कानून मंत्री थे एम थम्पी दौरी, ठीक है, एम थम्पी दौरी ने जब इस प्रकार के बिल को प्रस्तुत किया तो उस समय जो आरजेडी के जो प्रमुख नेता एमपी थे सुरेंद्र प्रकाश यादव, आरजेडी के जो प्रमुख नेता उस समय थे सुरेंद्र प्रकाश यादव, इन्होंने कानून मंत्री के हाथ से बिल लेकर बिल को फ्लोर पे ही फाड़ दिया और उन्होंने सीधा कहा कि जब तक ओबीसी कोटे की बात इसमें नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार के हम महिला रिजर्वेशन का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किए गए प्रयास भी विफल हो गए। उस समय जो बीएसपी के नेता थे लियास आजमी, बीएसपी के नेता लियास आजमी ने फिर अपना ये भी उन्होंने ये एक प्रपोजल दिया कि भैया जो महिला रिजर्वेशन आप ला रहे हैं उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ऐसे में रिजर्वेशन की मांग लगातार होने लगी और पिछले 27 वर्षों से ये जो प्रयास, संवैधानिक प्रयास चल रहा था, वो किसी न किसी सरकार में किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये विफल हो जा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि बीजेपी की जो सरकार रहती है उसमें जयललिता जी अपना सपोर्ट वापस ले लेती हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एक तरीके से प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव होता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि भैया आप भी कुछ बताओ, सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद उसने एक प्रस्ताव, कमेटी बनाई और उसने सुझाव ये दिया कि भैया ठीक है, आप जो संसद में बिल ला रहे हैं वो अच्छी बात है, संसद में बिल लाइए कि हम संसद में रिजर्व करेंगे कोटे, मतलब जो सीटें हैं उसको रिजर्व करेंगे, लेकिन
सबसे बड़ा बदलाव तो पार्टी स्तर पे होना चाहिए। अगर पार्टी स्तर पे उनको नेतृत्व नहीं मिलेगा, टिकट में ही उनको 33% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो वही चुनौती जो सरपंच पति वाला जो चुनौती है वही, क्योंकि अगर महिला अब वो समझ जाए कि मुझे इस विधानसभा से चुनाव लड़ना है, वो खुद शुरुआत से ही नेतृत्व अगर करे, शुरुआत से जनता के बीच में जाए, शुरुआत से ही अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के प्रति उसको जानकारी हो, तो कहीं न कहीं उसको सरपंच पति और सरपंच एक कठपुतली बनने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे बड़ा सुझाव दिया कि पार्टी भी अपने जो संगठन बनाती है या फिर जो टिकट का बंटवारा करती है उसमें भी 33% रिजर्वेशन महिलाओं को कंफर्म कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, यूपीए की सरकार आ जाती है, मनमोहन सरकार की 2005 में। देखेंगे अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मनमोहन सिंह ने किस प्रकार का कहा। उन्होंने पूरी समस्या को समझ लिए थे कि भैया किस प्रकार से विरोध हो रहा है। तो यूपीए की सरकार थी, ठीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ये कहा कि भैया देखिए, ये जो 33% रिजर्वेशन है, ठीक है, ये हम महिलाओं के लिए देंगे, लेकिन हम महिलाओं को 33% जो सीट है उसमें नहीं देंगे, बल्कि अगर मान लीजिए सीट 100 है, ठीक है, तो इस सीट को ही बढ़ाकर 133 कर दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने 33% रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन की बात नहीं बल्कि 33% सीट ही बढ़ाने की बात कर दी थी महिलाओं के लिए। तो मनमोहन सरकार ने ये जो कहा था, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी जो ओबीसी के नेता थे, तो उसके वजह से ये बिल फेल हो गया। उसके बाद 2008 में यूपीए की सरकार फिर बनी और 2008 की सरकार जो फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो है इन्होंने 108वां बिल जो है फ्लोर पे लाया, संसद में लाया 108वां। ये 108वां बिल संसद में लाया तो उस समय भी इनका विरोध हुआ, और विरोध के साथ इस भी 108वां बिल जो है, और उसमें विरोध करने वाले सिर्फ कांग्रेस के ही नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के भी, और ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जेडीयू के भी प्रमुख नेता थे इस बिल का विरोध करने के लिए। और मुद्दा क्या था? मुद्दा वही था कि हम जब तक ओबीसी का रिजर्वेशन इसमें नहीं देंगे तब तक इस बिल का किसी प्रकार का समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से जो है बार बार बिल आता गया संसद पे, और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। उसके बाद 2014 का जब चुनाव आता है तो अन्य पार्टियां वादा करती हैं, उसमें एक सबसे बड़ी पार्टी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी है, अपने संकल्प पत्र में ये कहती है कि हम महिलाओं के लिए कुछ बेटर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर करेंगे। हालांकि उन्होंने खुलकर अपने संकल्प पत्र में नहीं कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन महिलाओं को वो सशक्तिकरण करने की बात कहे थे। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, जिसमें से पहला प्रयास था उनका जनधन योजना। जनधन योजना के माध्यम से घर घर हर एक महिलाओं का खाता खुला। तो पहले एक आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ से महिलाएं आगे बढ़ी, ये सबसे पहला प्रयास। दूसरा प्रयास इनका हुआ उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला के माध्यम से जो एक तरीके से पर्यावरण को नुकसान और महिलाओं के स्वास्थ्य पे जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ता था, उसमें इन्होंने बदलाव लाया। उसके बाद जो है महिला और बाल मंत्रालय के तरफ से जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग सी योजनाएं आई, उनके डिलीवरी में और एनीमिया जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो विशेष तरीके से योजनाएं चलाई गई, उनके ब्लड और कैल्शियम की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए आयुष्मान योजना के माध्यम से उनके स्वास्थ्य, और स्वच्छ भारत के माध्यम से जो खुले में शौच की जो प्रावधान, जो खुले में शौच थे उसको समाप्त करने के लिए महिलाओं को एक तरीके से संपन्नता और समृद्धि और सशक्तिकरण के रूप में ये कार्य करने लगे थे। 2019 का चुनाव आया, 2019 में भी इनका ये संकल्प पत्र में यही सबसे प्रमुख मुद्दा था कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रमुख काम करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें ये सबसे बड़ा प्रयास किए 3 तलाक के माध्यम से एक विशेष वर्ग की महिलाओं को जो एक प्रकार से सामाजिक शोषण था उससे उन्होंने मुक्ति दिलाया है। और उसके बाद जो सबसे आज जो मील का पत्थर साबित हुआ 128वां
128वां जो संविधान संशोधन जो अब एक्ट बनने वाला है वो सबसे बड़ा मील का पत्थर हुआ। यानी कि अब तक की जो आज़ादी के बाद से कोई संवैधानिक कार्य हुआ है तो ये एनडीए की सरकार में 128वां संविधान संशोधन, जिसमें सभी दलों ने सर्वसम्मत से इस बिल का समर्थन किया और इस बिल को पास किया। अब देखिए, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तो आज भी वही है, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिला नहीं। लेकिन हम इसमें समझे, सरकार का तर्क समझे और विपक्ष का। देखिए, सरकार का अगर तर्क समझेंगे तो सरकार का तर्क ये है कि भैया जब सिर्फ एससी और एसटी को सिर्फ आरक्षण मिलता है अपना लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है, जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत, तो हम ओबीसी को अलग से आरक्षण कैसे दे सकते हैं? ये सरकार का तर्क है। दूसरा सबसे बड़ा विपक्ष का जो है, उसमें ये कहा गया कि भैया एक काम करते हैं कि राज्यसभा में भी आरक्षण दे दो ना, राज्यसभा में आरक्षण। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा में आरक्षण हम कैसे दे सकते हैं जबकि राज्यसभा में आरक्षण है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो आप समझ में आ गया। अब अगर ये हम समझे कि भाई इसका पक्ष विपक्ष क्या है, तर्क क्या है, सरकार अभी विपक्ष इसमें मांग क्या कर रहा है, तो विपक्ष का मांग ये है, हालांकि ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा अभी भी है, सभी पार्टियों ने समर्थन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर दिया कि कहीं न कहीं इस सिर्फ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की वजह से महिला सशक्तिकरण में रुकावट आ रही थी। तो कहीं न कहीं इस सिंपैथी के लिए सभी पार्टियों ने एक जो है समर्थन अपना दे दिया। लेकिन हालांकि ओबीसी का मुद्दा आज भी है, क्योंकि ओबीसी को ये समझना चाहिए कि देश में उनकी संख्या 74% है और 74% में यदि आपकी महिलाओं के, आपके घर की महिलाओं को एक प्रकार से एक सुविधा दिया जा रहा है कि संसद तक पहुंचने में, और वहां तक पहुंचने में कहीं ना कहीं आप अगर इकोनॉमिकली और सोशल पीछे हैं और आपको अतिरिक्त किसी प्रकार का रिजर्वेशन से सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो एक विशेष और उच्च वर्ग के लोग ही उस महिला आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। हालांकि इस ओबीसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने बहुत अच्छा एक तर्क दिया था कि लगभग 87 कैबिनेट सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी के सचिव हैं। तो आप समझिए कि स्वर्ण जातियों का किस प्रकार से उच्च जातियों का किस प्रकार से एकाधिकार हो चुका है। तो इसी डर से अन्य पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टी थी, जो राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी थी, वो इसका विरोध कर रही थी। अब इसके तर्क में पक्ष और विपक्ष की बात कर लेते हैं। तो अगर पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, और विपक्ष का कहना यह है कि भैया एक काम करो, ये बताओ, जब आप आरक्षण दे रहे हो तो ये 2024 का चुनाव है, यहीं से दो ना। तो सरकार का तर्क ये है कि भैया हमारे पास अभी जनगणना नहीं हुआ है और जनगणना के आधार पे हम परिसीमन कराएं। तो विपक्ष का तर्क ये है कि यदि आपने जनगणना नहीं करा पाए हैं तो 2011 की जो जनगणना है उसको आप रिलीज कर दीजिए, उनमें महिलाओं की संख्या कितनी इस प्रकार से रिलीज कर दिए और उन्हीं के आधार पर परिसीमन कराकर इसी 2024 के ही चुनाव से महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ये तर्क है। दूसरा यह है कि अगर ये जो डिलिमिटेशन वाला यानी कि परिसीमन वाला जो प्रावधान 2029 के बाद कहा गया है वो अभी ही कहा जा सकता है। हालांकि 2026 में ये सरकार के ऊपर एक दबाव है, एक जो 1971 के सेंसस के हिसाब से जो संसद के सीटों और विधानसभाओं के सीटों का बंटवारा हुआ है 1971 के जनगणना के हिसाब से, तो वो 2026 में पूरा हो रहा है। यानी कि 2026 के बाद सरकार को परिसीमन कराने की जिम्मेदारी और एक तरीके से दबाव और कर्तव्य भी है। तो ये आप पक्ष और विपक्ष समझे, आरक्षण के मुद्दे को समझे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझे। ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय दें, और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। थैंक यू वेरी मच।